हेलो दोस्तों, हमारी यूपीएससी प्री 2024 की परीक्षा की सीरीज के करंट अफेयर्स के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। इसमें भारत में सूचना आयोग हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा जारी भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया, जिसके अंतर्गत आरटीआई प्रतिक्रिया में देरी पर चिंता व्यक्त कर रही है। यह रिपोर्ट कार्ड 2022-23 के आधार पर जारी किया गया है। इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार महाराष्ट्र में 1,15,524 लंबित अपीलों के साथ आरटीआई प्रतिक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। लंबित अपीलों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या कर्नाटक में, जबकि तमिलनाडु ने अपना सूचना आयोग में कुल लंबित अपीलों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर दिया, जिसका वर्ष 2022 में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। फिर है केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग वैधानिक इकाई है, न कि संवैधानिक। संवैधानिक मतलब जिसको संविधान के अनुच्छेदों के द्वारा निर्माणित किया गया हो या निर्माण किया गया हो, ऐसा अधिनियम या ऐसा प्रावधान संवैधानिक होता है या ऐसा निकाय संवैधानिक होता है। उसके बाद सारे निकाय वैधानिक होते हैं। सदस्य इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। नियुक्ति इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में क्या होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कार्यकाल मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहेंगे। वे पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। वर्ष 2019 में आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार यह संशोधन किया गया था कि वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। राज्य सूचना आयोग इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। जैसे अभी ये केंद्र सूचना आयोग था, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया 2005 में। इसी तरीके से राज्य सूचना आयोग, जिसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली नियुक्त समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। फिर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, प्रधानमंत्री द्वारा राजधानी क्षेत्र NCR में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन, जिसका नाम नमो भारत है, यह क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए समर्पित भारत का पहला मास रैपिड सिस्टम है। RRTS 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से परिचालित होने में सक्षम है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 1998 से 99 में इस प्रकार के परिवहन नेटवर्क के निर्माण के संबंध में एक अध्ययन किया था। वह RRTS के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करने वाला पहला अध्ययन था। पहला अध्ययन RRTS का कब किया गया था? 1998-99 में, इसके द्वारा रेल मंत्रालय के द्वारा, जिसको वर्ष 2006 में कुछ NCR शहरों में दिल्ली मेट्रो लाइन्स के विस्तार के साथ इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया गया था। RRTS राजधानी क्षेत्र के भीतर मौजूद
परिवहन केंद्रों पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के अतिरिक्त विभिन्न तरीकों से परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने पर केंद्रित है। फिर इसके बाद है चीन द्वारा ग्रेफाइट उत्पादों के निर्यात पर अंकुश। विश्व में सबसे बड़ा चीन जो है ग्रेफाइट का उत्पादक है। यहाँ लगभग 65% चीन उत्पाद की जाती है। चीन ने बैटरी की प्रमुख सामग्री के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था, जिसमें यह ग्रेफाइट भी आता है। यह प्रतिबंध चिप के निर्माण के लिए आवश्यक 2 धातुओं गैलियम और जर्मेनियम पर 1 अगस्त 2023 से लागू प्रतिबंधों के समान है, जिन्होंने देश के बाहर कीमतों को बढ़ा दिया है। ग्रेफाइट होता क्या है? ग्रेफाइट एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है जो कार्बन से बना होता है। ठीक, ग्रेफाइट की संरचना हेक्सागोनल होती है। ग्रेफाइट विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। इसका उपयोग बैटरी के लिए इलेक्ट्रोड के उत्पादन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। वैश्विक भंडारण के तौर पर अगर देखें, वैश्विक उत्पादकता के तौर पर अगर देखा जाए तो चीन ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन भंडारण के क्षेत्र में देखें तो दुनिया में 2/3 ग्रेफाइट का उत्पादन तो चीन अकेले कर लेता है, लेकिन भंडारण एशियाई देश एकमात्र विकल्प है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के आधे प्राकृतिक ग्रेफाइट संसाधन तुर्की में 27, ब्राज़ील में 22.4%, उसके बाद चीन आता है 16% के साथ, जो है इसका क्या किया जाता है, भंडारण। उसके बाद मेडागास्कर 7.9%। राफा क्रॉसिंग। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान दक्षिण गाजा के कई नागरिकों ने राफा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र में शरण लेने का प्रयास किया। राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी से सबसे दक्षिणी निकास बिंदु है और यह मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के साथ सीमा साझा करती है। इस क्रॉसिंग पर मिस्र का नियंत्रण है। राफा क्रॉसिंग क्या है? राफा क्रॉसिंग गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जो मिस्र का प्रायद्वीप है, उसके बीच आवागमन की सुविधा प्रदान करती है, जो कि गाजा पट्टी के दक्षिणी बिंदु पर स्थित है। इसका उपयोग इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान किया गया था। गाजा में इसके अलावा केवल 2 अन्य बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इरेज उत्तर में स्थित है, जो इरेज क्रॉसिंग है जो उत्तर में स्थित है और इसका उपयोग इजराइल के लोगों द्वारा किया जाता है। दक्षिण में स्थित केरम सालोम विशेष रूप से व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र में एक त्रिकोण के आकार का प्रायद्वीप है। यह देश के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। देश के उत्तर पूर्वी भाग में, मतलब मिस्र देश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है सिनाई प्रायद्वीप। इस प्रायद्वीप की सीमा भूमध्य सागर, जो उत्तर में है भूमध्य सागर, उससे लगती है, दक्षिण में लाल सागर से और पूर्व में अकाबा की खाड़ी से लगती हैं। प्रायद्वीप में सुएज नहर शामिल है, जो कि एक मानव निर्मित जलमार्ग है और सुएज नहर का कार्य क्या है? यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भारत अर्जेंटीना सहयोग। हाल ही में भारत और अर्जेंटीना के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों में पेशेवरों के विधिक अधिकारों की सुरक्षा करना है। यह दोनों देशों में श्रमिकों और पेशेवरों के अधिकारों की सुरक्षा तथा सामाजिक लाभ सुनिश्चित करता है। भारत अर्जेंटीना का पुराना संबंध क्या है? अर्जेंटीना ने 1920 के दशक में कलकत्ता में एक वाणिज्य दूतावास की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में दूतावास के रूप में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया था। यही हाल भारत ने वर्ष 1943 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में एक व्यापार आयोग की शुरुआत की, जिसे बाद में वर्ष 1949
में दूतावास में बदल दिया गया। फरवरी 2019 में भारत अर्जेंटीना संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर विस्तारित कर दिया गया। एक प्रमुख बात, भारत अर्जेंटीना का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। ठीक। फाइव आइज अलायंस। फाइव आइज अलायंस एक बहुपक्षीय आसूचना साझाकरण नेटवर्क है जो 5 अंग्रेजी भाषी देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका की 20 से अधिक विभिन्न एजेंसियों द्वारा साझा किया जाता है। इस समूह की शुरुआत शीत युद्ध में सोवियत खतरे का मुकाबला करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के बीच स्थापित एक गठबंधन के रूप में हुई थी। इस गठबंधन का नाम था यूके यूएसए समझौता। कनाडा वर्ष 1948 में शामिल हुआ, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वर्ष 1956 में गठबंधन के हिस्सा बने। अपनी स्थापना के बाद एजेंसियों ने अपने मुख्य समूह का नाम 9 आइज और 14 आइज गठबंधनों के रूप में विस्तारित किया तथा अधिक देशों को सुरक्षा भागीदार के रूप में शामिल किया। 9 आइज समूह नीदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और नॉर्वे तक विस्तृत, जबकि 14 आइज अलायंस गठबंधन के अंतर्गत बेल्जियम, इटली, जर्मनी, स्पेन तथा स्वीडन शामिल हैं। समूह के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और साझा हित के विषयों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए वर्ष 2016 में 5 आइज इंटेलिजेंस ओवरसाइट एंड रिव्यू काउंसिलिंग की स्थापना की गई। यह काउंसिलिंग गैर 5 आइज देशों के साथ संपर्क बनाए रखने, सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने एवं सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में कार्य करती है। एक है क्वांटम इंजन। क्वांटम इंजन, जिसको हम पाली इंजन भी कहते हैं। शोधकर्ताओं ने एक क्वांटम इंजन विकसित करके अभूतपूर्व खोज की, जिसे पाली इंजन कहा जाता है, जो परमाणुओं के समूह की 2 क्वांटम अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतर को उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर सकता है। क्या? जो परमाणुओं के समूह की 2 क्वांटम अवस्थाओं के बीच, प्रथम क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, ये पाली का अपवर्जन नियम है, इसीलिए पाली का इंजन कहा जाता है ना। किसी परमाणु की किन्हीं 2 परमाणुओं की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती हैं, तो इसी के आधार पर पाली का अपवर्जन नियम दिया गया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया? पाली इंजन भी बोला गया। तो इसका मतलब क्या है? परमाणुओं के समूह की 2 क्वांटम अवस्थाओं के बीच, प्रथम क्वांटम संख्या, द्वितीय क्वांटम संख्या, मतलब एजीमुथल क्वांटम संख्या होती है, फिर दिगंशी क्वांटम संख्या होती है, स्पिन क्वांटम संख्या होती है, ऐसे क्वांटम संख्याएं होती हैं किसी परमाणु की। तो यहाँ पर सीधे क्या दिया गया है? क्वांटम इंजन क्या होता है? जो परमाणुओं के समूह की 2 क्वांटम अवस्थाओं के बीच ऊर्जा अंतर को उपयोगी कार्य में परिवर्तित कर सकता है। इस नवाचार से क्वांटम थर्मोडायनामिक्स के बारे में समझ विकसित करने में मदद मिलेगी और इसका उपयोग अधिक कुशल क्वांटम कंप्यूटरों के विकास में प्रयोग हो सकता है। क्वांटम इंजन या पाली इंजन में लिथियम 6 परमाणुओं वाली एक गैस होती है जो एक संयुक्त ऑप्टिकल और चुंबकीय जाल में फंसी होती है। गैस को इसके चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर बोसान या फर्मियान की तरह व्यापार के लिए तैयार किया जाता है। यह इंजन 4 चरणीय चक्र में कार्य करता है। क्वांटम थर्मोडायनामिक्स तथा भौतिकी के अन्य क्षेत्रों के लिए इसके निहितार्थ के अध्ययन हेतु नई संभावनाएं उत्पन्न करता है। दांदेली वन। दांदेली वन क्या है? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में दांदेली वन, जो अपने विविध वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है, बदलते जलवायु पैटर्न एवं मानव हस्तक्षेप के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय बदलावों का सामना कर रहा है।
दांदेली वन कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। दांदेली वन पश्चिमी घाट का हिस्सा है, याद रखना, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जैव विविधता हॉटस्पॉट है। पश्चिमी घाट क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो कि विश्व स्तर पर है। यह वन अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें विविध प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु शामिल हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण वन्य जीव निवास स्थान बनाता है। काली टाइगर रिजर्व दांदेली वन से सटा एक संरक्षित क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व के क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य और अंशी राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा दांदेली वन हो गया। फिश मिंट, अद्भुत स्वास्थ्य लाभ वाली जड़ी बूटी का नाम क्या है? फिश मिंट है, जिसे हाउटूइनिया कार्डेटा या गिरगिट पौधे के रूप में भी जाना जाता है। फिश मिंट दिखने में मछली जैसा नहीं है, लेकिन इसकी मछली जैसी विशिष्ट गंध और स्वाद से इसके असामान्य नाम की उत्पत्ति का पता चलता है। फिशमिंट मछली नहीं है, फिशमिंट है जड़ी बूटी, बशर्ते फिशमिंट में मछली जैसी गंध और मछली जैसा स्वाद आता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? फिशमिंट। मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली यह जड़ी बूटी नम मृदा में पनपती है। बहुत बढ़िया। फिशमिंट नम मृदा में पनपती है और बाढ़ के प्रतिरोधी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसका उपयोग सलाद, मछली व्यंजनों एवं पारंपरिक उपचारों में किया जाता है। मेघालय में इसे जा मरदोह कहा जाता है। मणिपुर में इसे टोकनिंग खोक कहा जाता है। इसके अलावा पारंपरिक चीनी और जापानी चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद एवं सिद्ध चिकित्सा भी इसके औषधीय गुणों को स्वीकार किया जाता है। हाल के अध्ययनों से इसकी चिकित्सीय क्षमता की धारणा को मजबूत किया गया है, जिसमें अस्थमा के लक्षणों को कम करने, बुखार से प्रेरित अंग क्षति को दबाने, संक्रामक मौखिक स्थितियों से निपटने आदि की क्षमता शामिल है। सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति दे दी, जिसका नाम आदिवासी देवी समक्का सरक्का के नाम पर रखा गया। सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय समक्का सरक्का जाता, जिसे मेदाराम जात्रा भी कहा जाता है, कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह एक आदिवासी त्यौहार है जो एक अन्यायी कानून व शासक के खिलाफ एक माँ और बेटी, माँ का नाम समक्का था और बेटी का नाम सरलक्मा, की लड़ाई के सम्मान में मनाया जाता है। यह 2 वर्ष में एक बार माघ फरवरी महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। मेदराम एतुरन गरम वन्यजीव अभयारण्य में एक दूरस्थ स्थान है। मेदराम क्या है? एक एतुरन गरम वन्यजीव अभयारण्य में दूरस्थ स्थान है, जो दंडकारण्य का हिस्सा है तथा इस क्षेत्र का सबसे बड़ा समृद्ध वन क्षेत्र है। कोया जनजाति तेलंगाना की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है, जो तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध है। यह समूह, कोया समूह मतलब की आबादी तेलुगु भाषी राज्य कौन से हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। सरना कोड। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने का अनुरोध किया है। इस पत्र में सरना कोड की उपेक्षा को लेकर चिंता जताई गई है, जो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। सरना धर्म का पालन झारखंड में एक बड़ी आदिवासी आबादी करती है। यह प्रकृति पूजा पर आधारित है और मुख्य धारा के अन्य धर्मों से अलग है। वर्तमान में प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा बहुत ही आवश्यक है।
इसीलिए सरना कोड बनाया गया है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, तो इसमें छूट कौन सा गया है? नागालैंड और मणिपुर। मतलब जो हमारे असम से लेके नागालैंड, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, तो इसमें 3 राज्य छूट चुके हैं। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। तो 6ठी अनुसूची में कौन कौन से शामिल हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है क्या? 6ठी अनुसूची। ओलंपिक में 5 नए खेल शामिल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का आयोजन मुंबई में किया गया। ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स 2028 की आयोजन समिति द्वारा प्रस्तावित ओलंपिक खेलों में 5 नए खेलों को जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। लॉस एंजलिस के खेल 28 में जो होने हैं के कार्यक्रम में क्रिकेट T20 टाइप वाला, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश खेलों को शामिल किया जाएगा। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संरक्षण में आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना जून 1894 ईस्वी में हुई थी तथा यह एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ओलंपिक राजधानी स्विट्जरलैंड के लाज़ेन में स्थित यह समिति पूर्ण रूप से निजी तौर पर वित्त पोषित है। गुजरात का धोरडो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। धोरडो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का प्रतिष्ठित खिताब प्रदान किया गया है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में UNWTO मतलब संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण संगठन द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 पुरस्कार समारोह में धोरडो को यह खिताब मिला। यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और प्रसिद्ध रण उत्सव के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। UNWTO कुछ मानदंडों को पूर्ण करने वाले गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब प्रदान करता है। इसके मानदंडों में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थायी संस्कृति एवं धरोहर को संरक्षित करना, पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित एवं स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करना तथा आगंतुकों को अतुलनीय अनुभव प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त गांव के एक सुविकसित पर्यटन बुनियादी ढांचा मौजूद है और यह जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा क्लासिक्स में उनकी महान भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री वहीदा रहमान को प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में फिल्म महोत्सव निदेशालय द्वारा प्रदान किया जाता है। सबसे पहले पुरस्कार राजा हरिश्चंद्र फिल्म को मिला था। इस पुरस्कार का नाम भारतीय फिल्म निर्माता दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भारत की पहली लंबी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। भारतीय सिनेमा के प्रति उनके अटूट समर्पण, प्रतिबद्धता और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए वहीदा रहमान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया।
आदि शंकराचार्य की प्रतिमा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मंधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य का 108 फीट ऊंचा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया और अद्वैत लोक की आधारशिला रखी। मंधाता द्वीप, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग, पहला द्वीप के दक्षिण की ओर स्थित ओंकारेश्वर तथा दूसरा अमरेश्वर है। इस द्वीप पर 14वीं और 18वीं शताब्दी के शैव, वैष्णव तथा जैन मंदिर हैं। ओंकारेश्वर नाम द्वीप के आकार से लिया गया है, जो पवित्र शब्दांश ओम से जैसा दिखता है, और इसके नाम का अर्थ ओंकार के ईश्वर हैं। आदि शंकराचार्य, उन्हें आदि शंकर के नाम से जाना जाता है। 788 ईस्वी पूर्व से 820 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ और उनका जन्म केरल के कोच्चि के पास कलाड़ी में हुआ था। उन्होंने 33 वर्ष की आयु में केदार तीर्थ पर समाधि ले ली थी। यह शिव भक्त थे तथा बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। ऐसा कहा जाता है कि युवा भिक्षु के रूप में ओंकारेश्वर पहुँचे थे और वहाँ उनकी भेंट अपने गुरु गोविंद भगवत्पाद से हुई थी। यह 4 वर्षों तक पवित्र शहर में रहे और शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ओंकारेश्वर छोड़ दिया और पूरे देश पर भ्रमण किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत दर्शन की शिक्षा दी। उन्होंने अद्वैत सिद्धांत, अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वैदिक सिद्धांत पर संस्कृत में कई टिप्पणियाँ भी लिखी, जैसे उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र तथा भगवत गीता। इनका ब्रह्म सूत्र भाष्य, भज गोविंदम स्तोत्र, निर्वाण षटकम्प्रा कर्ण ग्रंथ प्रमुख शास्त्र हैं। जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता हासिल कर रहा था, तब भारत में हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने पर काफ़ी हद तक जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की। श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ। सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में 4 मठों की स्थापना की थी। अद्वैतवादी ब्राह्मण को व्यक्तित्व और अनुभवजन्य बहुलता से परे समझते हैं। श्री रामलिंगा स्वामी 5 अक्टूबर 2023 को भारत में श्री रामलिंगा स्वामी, जिन्हें वल्लालर के नाम से भी जाना जाता है, की 200वीं जयंती मनाई गई। श्री रामलिंगा स्वामी का प्रमुख योगदान। श्री रामलिंगा स्वामी 19वीं सदी के एक प्रमुख तमिल कवि और ज्ञान सिद्धार वंश के सदस्य थे। उनका जन्म तमिलनाडु के मरुधरु गांव में हुआ था। सामाजिक सुधार का दृष्टिकोण। वल्लालर का दृष्टिकोण धार्मिक, जाति और पंथ की बाधाओं से ऊपर था। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में दिव्यता है। वल्लालर जाति व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने वर्ष 1865 में समरसा वेद सन्मार्ग संगम की शुरुआत की, जिसके बाद में समरसा शुद्ध सन्मार्ग सत्य संगम नाम दिया गया। उन्होंने वर्ष 1867 में तमिलनाडु के वडालूर में मुफ्त भोजन सुविधा द सत्य धर्मशाला की स्थापना की, जो बिना जाति भेद के सभी लोगों की सेवा करती थी। जनवरी 1872 में वल्लालर ने वडालूर में सत्य ज्ञान सभा हॉल ऑफ टू नॉलेज की स्थापना की। दार्शनिक मान्यताएं और शिक्षाएं। जीवित प्राणियों की सेवा ही मुक्ति मोक्ष का मार्ग है, वल्लालर की प्राथमिक शिक्षाओं में से एक थी। बथुकम्मा महोत्सव। फूलों का 9 दिवसीय वार्षिक उत्सव बथुकम्मा पूरे तेलंगाना में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। यह पारंपरिक रूप से राज्य की महिलाओं द्वारा मनमोहक स्थानीय फूलों के साथ मनाया जाने वाला एक रंगीन पुष्प उत्सव है। यह त्यौहार मानसून की शुरुआत के साथ मनाया जाता है और इस दौरान तालाबों में पर्याप्त जल के साथ ही रंग बिरंगे फूल भी उग जाते हैं। गुनका, तांगेदु, बंती और नंदी वर्धनम जैसे स्थानीय फूलों का
इस त्यौहार के दौरान बहुतायत में उपयोग किया जाता है। यह त्यौहार सदुल्ला बतुकम्मा उत्सव या भव्य समापन के एक सप्ताह पूर्व शुरू होता है। यह दशहरे से 2 दिन पूर्व तक मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के तेलुगु संस्करण के अनुसार भाद्रपद अमावस्या को शुरू होता है तथा नवरात्रि के 9 दिनों तक चलता है। शुरुआत के पूरे सप्ताह दौरान महिलाएं बथुकम्मा के साथ बोडिम्मा गौरी अर्थात माँ दुर्गा की एक पार्थिव मूर्ति बनाती हैं और उसे तालाब में विसर्जित करती हैं। इस त्यौहार की परंपरा से तालाबों को सुदृढ़ करने और जल संरक्षण में सहायता मिलती है। बथुकम्मा महोत्सव चर्चा में रहे जीआई टैग। याक की चुरपी अरुणाचल प्रदेश, अरखावता या खामती चावल अरुणाचल प्रदेश, ये चिपचिपी प्रकार की किस्म होती है। तांगसा टेक्सटाइल, ये भी चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति द्वारा तैयार किया गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। तांगसा टेक्सटाइल यह अनोखे डिजाइन एवं जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध है। गोवा का काजू कर्नेल, मूलतः काजू लैटिन अमेरिका में पूर्वोत्तर ब्राज़ील में पाया जाता है और 16वीं शताब्दी में इसे पुर्तगाली द्वारा लाया गया तथा गोवा ने काजू नाम दिया था। प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के रूप में एक हाइब्रिड पैनल चर्चा शुरू की। यह चर्चा भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, युद्ध और रणनीतिक सोच, वर्तमान अनुसंधान एवं भविष्य की दिशाएं पर केंद्रित है। प्रोजेक्ट उद्भव, इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का समावेश करना है। यह भारतीय सेना की एक दूरदर्शी पहल है जो सदियों पुराने ज्ञान को समकालीन सैन्य शिक्षा शास्त्र के साथ एकीकृत करने हेतु शुरू की गई है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित, स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के वसीयत के माध्यम से 1895 में 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन के क्षेत्रों में दिया जाने वाला पुरस्कार का एक समूह है। नोबेल फाउंडेशन वर्ष 1900 में स्थापित एक निजी संस्थान है जिस पर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत को पूरा करने का अंतिम दायित्व है। रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति, भौतिकी और मेडिसिन में पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए। वर्ष 1968 में स्वेरिजेस रिक्सबैंक ने अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिजेस रिक्सबैंक पुरस्कार की स्थापना की थी। चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का पुरस्कार मिला है किसको? यह पुरस्कार कैटालिन कैरिको तथा ड्रू विस्मैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया। वर्ष 2020 की शुरुआत में शुरू हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज महत्वपूर्ण रही। भौतिकी नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को मिला, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रांज और एनी एल व्हीलियर। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य ने एंटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलती है। रसायन का पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस इब्रुस तथा एलेक्सी आई इकोमो को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। शांति का पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई तथा सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता हेतु उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। नरगिस मोहम्मदी वर्ष 2023 की नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत कार्यकर्ता रही हैं।
जेल में बंद कार्यकर्ता एवं उनके परिवारों की सहायता के लिए उनमें प्रयासों के लिए उन्हें वर्ष 2011 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को मिला है, जो उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये नॉर्वे के लेखक हैं और नाटककार भी हैं। इंडिया एजिंग रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की गई। 41% की दशकीय वृद्धि के साथ भारत की बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2050 तक भारत की 20% से अधिक आबादी बुजुर्ग होगी। 2046 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी बच्चों की आबादी से अधिक होगी। मतलब बच्चे कौन? 0 से 15 वर्ष के बच्चों से। वर्ष 2022 और वर्ष 2050 के बीच 80% वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 280% बढ़ने की उम्मीद है। महिलाओं की उच्च जीवन प्रत्याशा। वैश्विक नवाचार सूचकांक। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्पो द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 रैंकिंग में भारत ने 40वां स्थान प्राप्त किया। इसमें 132 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे नीचे नवीन अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान करता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष 100 नवाचार समूहों की पहचान करता है। वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद स्वीडन, यूएसए, ब्रिटेन और सिंगापुर आते हैं। विश्व में शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्लस्टर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर है। इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति: पाकिस्तान 102, बंगाल 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60वें स्थान में भारत से बेहतर स्थान हासिल किए हैं। वर्ष 2023 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 है, जिसे भुखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार गंभीर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह भारत के 2015 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 29.2 में सुधार को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2000 में 38.4 और वर्ष 2008 में 35.5 के चिंताजनक ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की तुलना में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। बच्चों में बौनापन 35.5% तक पहुंच गया है। भारत का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFH 2019-21 के अनुसार भारत में अल्प पोषण की व्यापकता 16.6% है। भारत में बच्चों की वेस्टिंग दर 18.7% है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1% है। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को। यह हमारा UPSC प्री एग्ज़ाम जो 2024 का है, 16 जून को होने वाला है, उसके लिए करंट अफेयर सीरीज़ का दूसरा पार्ट था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही 4-5 पार्ट अभी हम और बनाएंगे, जो कि इस प्री एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होंगे। तो कृपया आप सभी लोग ये 60 ही समझो, 30 मिनट का वीडियो लगभग है, इसको आप ज़रूर देखें। धन्यवाद।